हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, ये मैंने खुद से अपने से नोट्स बनाई है, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, पहली हेडिंग आती है इसमें आवेश। आवेश की बात कर लेते हैं। आवेश क्या होता है, क्वेश्चन आता है आवेश किसे कहते हैं, आवेश से आप क्या समझते हैं। आप बिल्कुल इसको लिख सकते हैं। आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण किसी वस्तु में वैद्युत या चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक है, जब किसी वस्तु में आवेश आता है तो उसमें वैद्युत मतलब विद्युत धारा और चुंबकत्व मतलब जब किसी पदार्थ में, ये आगे आप पढ़ेंगे, किसी पदार्थ में यदि वैद्युत धारा आ जाती है तो वो चुंबक का भी काम करती है। तो इसे जिस पदार्थ में वैद्युत तथा चुंबकत्व का गुण आ जाए उसे ही आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण वस्तु में वैद्युत या चुंबकत्व का गुण आ जाता है, वही आवेश कहलाता है हमारा। ठीक है, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे फिर यह अन्य वस्तुओं को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, आवेश जब आता है तो मतलब आप खुद देखते होंगे, जब चुंबकत्व का गुण आ जाएगा उसके अंदर, वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, तो वो अन्य वस्तु जो भी होगी उसको आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक जो होता है वो हमारा कूलाम होता है, मतलब ये कूलाम एसआई मात्रक है। ठीक है, फिर इसके और भी कई मात्रक होते हैं, ईएसयू, ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, फिर इसका मात्रक फैराडे भी होता है, एक फैराडे। ठीक है, एक फैराडे में जो होता है 96,500 कूलाम, मतलब एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। ये जो कूलाम है एसआई मात्रक। ठीक है, अगर फैराडे को कूलाम में चेंज करेंगे हम तो एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर यह एक अदिश राशि है। ठीक है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। धनावेश कब होता है, देखिए बताता हूं मैं। किसी वस्तु में धनावेश कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब वहां पे धनावेश आता है। फिर ऋणावेश कब आता है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब देखिए बच्चों, वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होगी, चलिए बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये कोई दूसरी वस्तु है। ठीक है बच्चों, इसमें मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें चले जाएं किसी भी तरीके से, अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। ठीक है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसमें बढ़ गए, इसमें घट गए। बच्चों आप खुद सोचिए, जो ये मान लीजिए इस एक तरीके से आप देखिए, ये इसको ऋण दे रहा है, उधार दे रहा है, तो उधार देने वाला बड़ा होता है, उधार लेने वाला छोटा होता है। उसी तरह इसको भी हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो धनावेशित होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन जो इसमें जाएगा तो वो ये धनावेशित हो जाएगा, और ये ले रहा है मतलब ऋण ले रहा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो ये ऋणावेशित हमारा हो जाएगा। फिर जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अब इसमें बढ़ेगा, ले लेगा तो बढ़ जाएगा इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो यहीं पे ऋणावेश हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर एक चीज और देखते हैं, वस्तु मतलब उदासीन कब होती है। उदासीन का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कोई नॉर्मल वस्तु होती है, उसको टच करने से हमको करंट नहीं लगता है, वो हमारी उदासीन वस्तु कहलाती है। ठीक है, देखिए जितनी भी इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में करंट रहता है, सब में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है वो वस्तु उदासीन कहलाती है। अब देखिए उदासीन मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन।
बच्चों अगर इसमें देखिए जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। बच्चों आपको मैं बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा ऋणावेशित होता है, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है हमारा वो धनावेशित होता है। एक ऋण से एक धन मतलब 0 हो गया कुल मिला के। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर एक ऋण है, ये एक ऋण आप इसको कह सकते हैं, और एक धन है हमारे पास, एक धन, तो आप धन ऋण में मिलकर के एक में से एक ही जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलकर के 0 बनता है, उदासीन हो जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन मिलके वो क्या हो गया, उदासीन हो गया। फिर बच्चों चलिए आगे देखते हैं। आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। फिर ये मतलब इसका गुण है, इसका एग्जाम्पल युग्म विनाश तथा युग्म उत्पादन, ये आप बाद में पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल आप लिख देंगे तो थोड़ा मतलब अच्छा एग्जामिनर समझेगा कि हाँ इसने पढ़ा है। अब आप आवेश संरक्षित मतलब आवेश संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा। किसी वस्तु में ना तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न की, ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ना कि मतलब इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश संरक्षित होता है, यही आवेश संरक्षित होता है, ठीक है। इसी को हम आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। फिर आगे आवेश का क्वांटीकरण होता है। बच्चों ये मेन टॉपिक है हमारा। आवेश मतलब आवेश क्वांटीकरण का मतलब क्या है आपको मैं बताता हूं। आवेश इसमें क्या होता है, आवेश हमेशा एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। क्वांटीकरण का मतलब यही है कि मतलब जब भी कोई आवेश आएगा, आवेश 1.5 नहीं आ सकता है किसी वस्तु में। आवेश 1.5 नहीं, मतलब जैसे कोई वस्तु है, अब हम कहते हैं इसमें से हम 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ये संभव नहीं है। 1.25 इलेक्ट्रॉन हम इसमें डाल दिए, ये संभव नहीं है। आवेश निकलेगा तो पूर्ण गुणज मतलब पूर्ण संख्या के रूप में निकलेगा। जैसे कोई वस्तु है, इसमें से हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम। लेकिन अगर सोचा जाए कि हम किसी वस्तु से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, 2 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लें या 3.5 इलेक्ट्रॉन डाल दें, ये संभव नहीं है। इसका मतलब क्वांटीकरण का मतलब यही होता है। फिर आवेश, इसी को हम अब देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए। आवेश हमेशा एक निश्चित मान के रूप में आता है, एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में। निश्चित मान जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। जो निश्चित मान होता है हमारा, उसे मूल आवेश या इकाई आवेश भी कहते हैं, मूल निश्चित मान को। जैसे Q = Ne, ये इसका फार्मूला होता है। Q = Ne मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन बराबर, देख लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन बराबर मूल आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूल आवेश हमारा ई, जहां ये ई जो होता है, ये इसी को हम मूल आवेश कहते हैं, इसको हम मूल आवेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब बच्चों देखिए, इलेक्ट्रॉन तो खैर ये हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, यही हमारा मूल आवेश ये हो गया। इसी को हम कह सकते हैं कि एक निश्चित मान जो होता है, यही हमारा मान होता है, ठीक है। इसी मतलब निर्भर करता है कि हम 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, यही हमारा, इसी पे हम निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हमारा आवेश हो गया, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। बच्चों एक गुण और होता है आवेश का एक गुण और होता है। आवेश बीजगणितीय गुण में एक बीजगणितीय रूप में जोड़ा जाता है, जोड़ा या घटाई जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, आवेश सदैव बीजगणितीय रूप में जोड़ा घटाया जाता है। अब बीजगणितीय का मतलब क्या है? अब आपने पढ़ा होगा मैथ में कि x + 2x - 4x, ये आपने पढ़ा होगा। इसको हम कितना कर सकते हैं, x में 2x जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। -x है
तो मतलब ये जो होता है, अब x फिर इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, -x, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो बच्चों ये जो -x आया है, ये माइनस हम लेके चलेंगे, इसका मतलब यही होता है बीजगणितीय, मतलब हमको जो भी मान दिया रहेगा 4 कूलाम, मान लीजिए देखिए 4 कूलाम, ठीक है, 4 माइक्रोकूलाम -2 माइक्रोकूलम, ठीक है, फिर +8 माइक्रोकूलम। इसको हमें अगर हल करना है तो हम ये देखिए प्लस माइनस ये सब को देख करके हम इसको जोड़ घटाएंगे और फिर तब आंसर निकालेंगे। इसमें इसी बीजगणितीय का मतलब यही होता है कि चिन्ह देख करके हमको कार्य करना होता है, ना कि ये केवल माइनस प्लस देख लिए बस, ठीक है। और बच्चों आप एग्जाम में जरूर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये नंबर जरूर कट जाते हैं कि आप कभी कभी मात्रक नहीं लिखते हैं, मात्रक जिसमें हो वही मात्रक आप लिखें, इससे बहुत फर्क पड़ता है एग्जामिनर को, ठीक है बच्चों। अब हम आवेशन की विधियां बताएंगे आपको। बच्चों आवेशन की 3 विधियां होती हैं, मतलब किसी वस्तु से किसी वस्तु में आवेश कैसे ट्रांसफर किया जाए या आवेश कैसे उत्पन्न किया जाए, उत्पन्न तो नहीं किया जा सकता है, किसी वस्तु में ट्रांसफर कैसे किया जाए, वही हम उसी को हम आज कहेंगे। बच्चों एक बात और बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में दिया रहे कि -1.9 इलेक्ट्रॉन आप कहीं पे ट्रांसफर करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे दिया रहे तो आप सीधे सीधे जवाब दे दीजिए कि नहीं, इतना इलेक्ट्रॉन बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकता। पहली बात, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये 1.6 मतलब पॉइंट नहीं लगा होना चाहिए, केवल पूर्ण गुणज के रूप में होता है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब चलिए आवेशन की विधियां देख लेते हैं। आवेशन की 3 विधियां, घर्षण, चालन, प्रेरण। बच्चों मैं आपको बताता हूं घर्षण, चालन और प्रेरण का मतलब क्या है। पहले घर्षण देखते हैं, ठीक है, घर्षण। अब बच्चों घर्षण कैसे कर सकते हैं, किसी वस्तु पे घर्षण से कैसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। कोई वस्तु हम ले लेते हैं, ये इसको हम ए नाम दे देते हैं, कोई वस्तु हमने ले लिया बी, इसको एकदम से चिपका दिया हमने, ठीक है, चिपका दिया। अब इसको हम घिसेंगे आपस में, मान लीजिए ये ए है, ये कोई वस्तु ए है और ये कोई वस्तु बी है, ठीक है। अब इसमें हम दोनों में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों उदासीन है, फिर हम इसको आपस में ऐसे ऐसे घिस दिए, घिसेंगे तो फिर क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाएंगे या इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 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 प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है, उनको हम नहीं दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए इसको हमने घर्षण किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला ए वाला जो हो गया, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब इसमें ये आवेशित हो गया हमारा, ये हमारा आवेशित हो गया। अब जो आवेशित हुआ तो इसको कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये किसी, जैसे आप देखते होंगे कि कंघी को अगर हम बालों पे रगड़ने के बाद फिर कंघी या स्केल कुछ भी ले लीजिए और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, बाल में रगड़ने के बाद हम टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वो टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, वही हमारा होता है, उसी को हम घर्षण विधि कहते हैं, ठीक है। जैसे बालों में हम रगड़ते हैं कि बाल हो गया एक वस्तु, फिर कंघी हो गई दूसरी वस्तु, और जो छोटे कागज के टुकड़े रहेंगे, जब कंघी को हम बाहर करेंगे, कंघी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बाल में चले जाते हैं या बाल से निकल करके कुछ इलेक्ट्रॉन कंघी में आ जाते हैं, लेकिन उसमें प्रोटॉन नहीं आ पाते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते हैं, तो जिस कारण वो उसमें कमी बनी रहती है और फिर वो टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया घर्षण विधि, इसी को कहते हैं कि किसी वस्तु पर यदि किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर से रगड़ा जाए और फिर रगड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, फिर उसमें किसी दूसरी वस्तु के पास हम ले जाते हैं तो एक वस्तु में आवेशित हो जाती है, वही हमारा घर्षण विधि हमारा कहलाता है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के घिसने के बाद जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर चले जाते हैं वो वस्तु आवेशित हो जाती है, वही हमारा घर्षण विधि कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी विधि कौन सी है, प्रेरण विधि, चालन विधि, चालन विधि। अब चालन विधि किसे कहते हैं, चालन विधि मैं आपको बताता हूं। चालन विधि, आप देखिए ये कोई आवेशित वस्तु रखी है
और ये कोई अनावेशित वस्तु रखी है। मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें ये आवेशित मतलब ये अनावेशित वस्तु है, ठीक है। अनावेशित मतलब उदासीन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो ये इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, मतलब ये उदासीन है, ठीक है। अब चालन विधि में हम क्या करते हैं? चालन से आप खुद समझ रहे होंगे, किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में अगर ट्रांसफर करना है तो उसको चल करके, जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आप कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, किसी न किसी चीज से जाते हैं, तो वही हमारा चालन विधि कहलाता है। अब देखिए हमको इसमें से इसमें ट्रांसफर करना, ये उदासीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मान लीजिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, हमने इसको तार से ऐसे जोड़ दिया, तार से जोड़ा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले गए। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन निकल के गए, ये 1 2 3 1 2, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल कर चले गए, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गए। अब बढ़ गए तो ये वस्तु आवेशित हो गई, इसको कहीं न कहीं से प्रोटॉन चाहिए। तो यही होता है हमारा चालन विधि कि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में ट्रांसफर करने के लिए किसी ऐसी वस्तु की जरूरत होती है जिससे हम जोड़ करके उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। चालक कह सकते हैं, जिसे हम चालक कह सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारी होती है चालन विधि। अब तीसरी है हमारी प्रेरण विधि। अब प्रेरण विधि क्या होती है, आइए मैं आपको बताता हूं। प्रेरण विधि बच्चों ये हमारी होती है, ये 2 वस्तुएं हैं, ठीक है। इनको हमें पास में रखना है, लेकिन दूर मतलब टच ना होने पाए, पास में रखना है, ठीक है। आप देखिए एक वस्तु आप आवेशित लेंगे, एक वस्तु अनावेशित, ठीक है। अब देखिए अनावेशित प्रोटॉन, इसको हम प्लस माइनस से दिखाते हैं आपको, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ये पास में रखे, इसको हम पास ले गए। अब इसमें प्लस 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 प्लस, मतलब 4 इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक, मतलब प्रोटॉन है, इसमें प्लस धनावेशित है, और ये ऋणावेशित, ये मतलब उदासीन है, उदासीन इसको कह सकते हैं। जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, ठीक है। तो ये उदासीन वस्तु कोई मान लीजिए रखी हुई है। अब इसको जब हम दोनों वस्तुओं को आपस में पास में ले जाएंगे, तो जैसे ये धनावेशित है तो ये ऋण को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अभी मैंने ऊपर बताया है कि ये किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो ये मान लीजिए कोई वस्तु है और ये कोई वस्तु को हम उसको पास में रखे, ये धनावेशित है, ठीक है। तो अगर इस वस्तु, ये अनावेशित वस्तु है, ये मतलब उदासीन वस्तु है, तो ये धनावेशित है तो अपनी ओर ऋण को आकर्षित कर लेगा, ये ऋण को आकर्षित कर लिया, ठीक है। एक तरफ प्लस हो गया, एक तरफ प्लस हो गया, एक तरफ प्लस। अब बच्चों देखिए जब इधर माइनस हो गया तो अब क्या करेंगे हम, माइनस हो गया, अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, अभी मतलब इसमें आवेशन उत्पन्न नहीं हुआ, अभी भी ये उदासीन है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है। आप चेक कर लीजिए, 3 3 6 3 3 6 3 3 6, ठीक है। तो अभी भी ये उदासीन है, लेकिन अब ये अपनी ओर आकर्षित किया है, इसको आकर्षित किया है, तो इसमें अब इसको कहीं आप क्या करें, ये इसको अर्थिंग दे दीजिए। जमीन का काम क्या होता है, जमीन का काम यह होता है कि यदि अगर कोई वस्तु है वो आवेशित है तो उसको वो अनावेशित कर देगा। अगर यहाँ पे धनावेश है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मान लीजिए, तो ये अपनी ओर पृथ्वी क्या करेगी, खींच लेगी, ठीक है। अब यदि अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगी। अब देखिए यहाँ पे धनावेशित, ये आवेश मतलब अब क्या करेगा, इसको तो खींच नहीं सकती, खींच तो लेगी, बिल्कुल खींच लेगी, पूरे खींच लेगी, लेकिन अब ये खींचा है इधर से प्लस धनावेशित, इसको खींचा है, तो जिस कारण पृथ्वी नहीं खींच पा रही है, तो इसमें अब देखिए प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे देखिए धनावेशित, धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो पृथ्वी माता क्या करेंगी कि इलेक्ट्रॉन को भेज देंगी यहाँ पे। अब जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज देंगी।
6 इलेक्ट्रॉन भेज देंगे, मतलब माइनस करके भेज देंगी, तो ये क्या हो जाएगा, इतना, केवल इतना हमारा हो जाएगा, ये हमारा उदासीन हो जाएगा। अब जब उदासीन हो जाएगा तो अब देखिए, अब इसको हम इसमें ट्रांसफर नहीं कराएंगे अभी भी, अब ये आवेशित हो गया, अब इसको अभी नहीं हटाएंगे। अगर हटा देंगे तो ये माइनस चिन्ह, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वापस, पृथ्वी फिर से खींच लेगी। तो ऐसा नहीं करना है, पहले हम ये तार को काट देंगे, इसके बाद हम ये तार को कट कर देंगे। तार को कट कर देंगे तो फिर तब जब इस वस्तु को हम हटा लेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित वस्तु हो जाएगी। ये अब ये उदासीन हो गया था, इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 6 ऋणावेश इसमें ज्यादा हो गए थे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या कर लेगा, ये ऋणावेशित हो गया। इसको जब हटाएंगे तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्रेरण विधि, इसी को हम प्रेरण विधि कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को अगर हम आवेशित करने के लिए हम किसी दूसरी वस्तु को पास ले जाएंगे, किसी दूसरी मतलब अनुदासीन वस्तु को हम उसके पास ले जाएंगे और वो अपनी ओर फिर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, और फिर दूसरी वस्तु को हम पृथ्वी में जोड़ देंगे। पृथ्वी में जोड़ने के बाद फिर जब वो दूसरी तरफ उदासीन कर देगा, फिर हम तार को कट कर देंगे। कट करने के बाद दूसरी वस्तु को हटा लेंगे तो यह वस्तु अनावेशित हो जाएगी। यही होता है हमारा प्रेरण विधि। बच्चों अब देखिए, घर्षण क्या करता है, विपरीत प्रकृति का है। घर्षण जो हमारा है विपरीत प्रकृति का है। कैसे, देखिए जब इसमें घर्षण करते हैं तो एक दूसरे के विपरीत हमने किया। अब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए जब, तो यहाँ पे कम हो गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ज्यादा हो गए, तो ये विपरीत प्रकृति का है। ठीक है। अब देखिए जो हमारा चालन विधि है, चालन विधि एक ऐसी विधि है जब तक इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहेगा। मैंने आपको बताया था कि किसी तार से इसको अगर जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब तक जाएगा, जब तक दोनों वस्तु में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक दोनों वस्तु में आवेश बराबर नहीं हो जाते। ये आगे आपको चल के विभव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कब तक आवेश जाएगा, कब तक विभव जाएगा, तो ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। इसको हम अभी डिटेल में इतना नहीं बता रहे हैं, तो इसमें केवल आप इतना जान लीजिए कि आवेश तब तक जाएगा जब तक इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसलिए ये समान प्रकृति का है चालन विधि, ये विपरीत प्रकृति का है। आप यहाँ पे देख लीजिए, एक वस्तु धनावेशित हो गई, दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो गई, दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। ठीक है। अब बच्चों मैं एक बात आपको बताता हूं कि धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। जो मतलब हमारा धनावेश होता है वो हमारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। अब देखिए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कैसे जाता है। यहां पे आपने पढ़ा है कि धनावेश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जब इलेक्ट्रॉन की कमी, कोई वस्तु है, अब इसमें धनावेशित है, प्रोटॉन ज्यादा है इसमें। अब जब तक कोई निम्न नीचे कम, जिसमें कम हो इलेक्ट्रॉन, जब तक वो वस्तु नहीं आएगी तब तक ये इसमें से धनावेश इसमें कैसे जाएगा। तो जब इसीलिए इसको कहते हैं, इसमें कहते हैं कि धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। ये देखिए जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, मतलब अगर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, वस्तु रखी है और कोई दूसरी वस्तु है। आप देखिए ये मान लीजिए ऋण आवेशित है, ठीक है। अब ऋण आवेशित है, ये उदासीन है या अधिक है, इसमें धन आवेश अधिक है, ठीक है, मतलब इसमें धन आवेश अधिक है तभी ये जाएगा इसमें, मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लेता है तो इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ते हैं, इसलिए निम्न विभव से उच्च विभव की ओर भी जाता है। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों अगले वीडियो पे हम कूलाम का नियम देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।